कर दो स्टार्ट। यस, गुड इवनिंग सभी 10th क्लास के हिंदी मीडियम बालक, सभी का लाइव स्टूडियो में हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा था बेटा आहार नाल के प्रमुख भाग और आहार नली में भोजन का पाचन कैसे होता है, ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की। आप समझ गए होंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपने स्टडी की, पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखा होगा कौन कौन से भाग हैं। एक तो आप तरीके से क्या एक पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करें, एक आप पैरा बना के करें, निबंध लिखते हैं ऐसे। हमेशा आप पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करते हैं, वो सबसे बेटर होता है कि आपने एक एक पार्ट के बारे में समझा और एक एक पार्ट के कितने भाग होते हैं ये समझा और उस पार्ट का कार्य क्या है ये भी आपने जाना। अब एक समरी बताता हूं आपको कि भोजन का पाचन होता कैसे है। समरी ध्यान से सुनना, बड़े आराम से। टॉपिक जैसे मान लीजिए पूछा जाए, केवल ये टॉपिक है आपका जैसे कि मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको समझानी है। इसको आपको शॉर्ट यानी समरी में हम यदि संक्षिप्त की बात करें तो हम एक सरल तरीके से स्टार्ट होते हैं। बेटा ध्यान से सुनना और समझना। मेरा यहां पर बोर्ड पे देखना क्या बताता हूं। ये भोजन है, इस भोजन को सबसे पहले कहां लोगे आप? मुख में। मुख के अंदर, मुख गुहा में भोजन के साथ मिल जाती है लार, यानी ये भोजन आ गया मुख में, मुख गुहा। ठीक है, भोजन का आ गया मुख में, मुख गुहा में। अब इस भोजन के साथ मिल गई इसमें भोजन प्लस लार, भोजन प्लस लार। और भोजन प्लस लार क्या कहलाता है? बॉलस। तो स्थिति कैसी हो गई यहां पर? बॉलस। अब ये जो भोजन है, ये पूरा भोजन प्लस लार, ये यहां से चलेगा ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका, यहां कोई पाचन नहीं होता, ग्रसिका से आमाशय। ठीक है, तो मुख में, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया एमिलेज एंजाइम से, कि जो एमिलेज एंजाइम था उसने यहां कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर लिया। अब भोजन आमाशय के अंदर आ गया, आमाशय में HCl का जो काम है वो उसने किया। आमाशय में जो भोजन है वो जो बॉलस है, इसमें HCl मिल जाता है और ये कहलाता है काइम। आमाशय के अंदर यानी बॉलस प्लस क्या मिल गया? HCl। अब इसको कहते हैं काइम। ठीक है, आमाशय के अंदर यानी प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, और नवजात शिशु है तो रेनिन एंजाइम से। आमाशय में HCl है, HCl के विभिन्न कार्य हैं जिनके बारे में मैं बात कर चुका। आमाशय से भोजन आ जाता है छोटी आंत में। ठीक है, अब छोटी आंत के अंदर देखो आप क्या क्या मिलेगा यहां पर। ये जो काइम है, काइम के साथ यहां मिलेगा पित्त रस या पित्त लवण, प्लस यहां मिलेगा अग्नाशय रस। तो ये सब भोजन में मिलते जा रहे हैं, ये छोटी आंत के अंदर है। ठीक है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमिलेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में, प्रोटीन का पाचन
पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम काइमोट्रिप्सिन से एमिनो अम्ल में, और वसा पहले पित्त रस के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, उसके बाद लाइपेज एंजाइम उसे वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, अब चलो आगे। यहां पर और भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो अग्नाशय रस से स्त्रावित हुए, ये भी भोजन के विभिन्न प्रकार से पाचन में सहायक है। अब छोटी आंत से भोजन, अपाचित भोजन कहां आता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। यहां पर जो भोजन आता है वो अपशिष्ट अपाचित पदार्थ होता है जिसकी पाचन क्रिया नहीं होती, अपाचित है, जो पचा हुआ नहीं है। और बड़ी आंत से गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर। ये प्रक्रिया आप यदि समझ जाते हैं स्टेप टू स्टेप, तो आप भोजन का पाचन कैसे होते हैं ये बता पाते हैं। मैंने अवशोषण का नाम नहीं लिया है। भोजन के पाचन की क्रिया हो जाने के बाद अवशोषण कैसे होता है भोजन का, इसकी मैंने आपसे अभी बात नहीं की है। अब मैं बात करता हूं कि भोजन का अवशोषण कैसे होगा। ध्यान से सुनना। भोजन का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है मुख एवं मुख गुहा से। जैसे ही मुख व मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वहीं से यानी मुख गुहा की कुछ सेल्स कोशिकाओं के द्वारा वहां से ग्लूकोज को अवशोषित किया जाता है और वो रुधिर वाहिनियों में आ जाता है। लेकिन मुख्य रूप से भोज पदार्थ का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ये जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन होने के साथ साथ सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अब सुन लीजिएगा, क्या लिखोगे इसके साथ कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन होता है। छोटी आंत में, या तो लिख लेना, नहीं आप बुक है तो अंडरलाइन कर लेना। छोटी आंत में उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। कैसे? उंगली के समान ये प्रवर्ध ऐसे पाए जाते हैं छोटी आंत में, जैसे गति करते हैं, ऐसे क्रमाकुंचन गति करते रहते हैं, जो भोजन को आगे बढ़ाते हैं और अवशोषण भी करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम। परिभाषा दीर्घरोम किसे कहते हैं? सुन लेना ध्यान से। दीर्घरोम किसे कहते हैं? देखो, इंग्लिश में कहते हैं विलाई। तो सुनिएगा, मानव की छोटी आंत में उंगली नुमा या उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम कहां पाए जाते हैं? छोटी आंत में। इन दीर्घरोमों में रुधिर नलिकाओं का जाल होता है, जो पाचन क्रिया के समय आवश्यक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ, वसा का पाचन हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का अवशोषण करना। प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदला तो एमिनो अम्ल का अवशोषण। वसा बसीय अम्ल में बदला तो उसका अवशोषण। तो छोटी आंत के द्वारा सर्वाधिक जो भोजन का अवशोषण है वो होता है। अब चलो थोड़ा सा बड़ी आंत की तरफ। तो अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत के अंदर। सर्वाधिक भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, वो भी दीर्घरोमों के द्वारा। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? केवल जल व खनिज लवण। देखो, एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन दो तरह से बन के आता है। जैसे क्वेश्चन आता है, मुख गुहा में भोजन का पाचन या अवशोषण कैसे हुआ, तो उसमें आपको लार की भूमिका बतानी पड़ेगी।
कि भोजन में जो लार की भूमिका है, लार के अंदर एमिलेज एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और वो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। ऐसे ही आमाशय में पाचन, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाचन पे क्वेश्चन बनता है वो बनेगा छोटी आंत। तो छोटी आंत से या छोटी आंत में भोजन का पाचन व अवशोषण कैसे होता है? हाउ डाइजेशन एंड एब्जॉर्बिशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो कैसे होता है? छोटी आंत के अंदर दीर्घोम है, दीर्घोम के द्वारा क्या होगा? अवशोषण होगा। पाचन कैसे हुआ? पाचन के बारे में, क्योंकि छोटी आंत के अंदर विभिन्न प्रकार के आंत रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाई जाती है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करते हैं। लेकिन वसा का पाचन होने से पहले पित्तरस के द्वारा वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जिसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। पित्तरस के द्वारा, पित्तरस के द्वारा वसा छोटे छोटे टुकड़ों में, गुलिकाओं में बढ़ जाती है, इसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। ठीक। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, बड़ी आंत, बड़ी आंत में भोजन का पाचन व अवशोषण कैसे होता है? तो सुन लीजिएगा, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। वही पाचन क्रिया हो जाने के बाद जो अपाचित पदार्थ है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अवशोषण क्या होगा? यह बात ध्यान देने की बात है कि बड़ी आंत के द्वारा, आंसर लिखोगे आप, बड़ी आंत के द्वारा अपाचित पदार्थ में से जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के द्वारा भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। अब ये अपाचित जो पदार्थ है, बड़ी आंत का भाग है मलाशय, वहां पहुंचा दिया जाता है और वहां से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अब देखिए एक भूमिका और बताता हूं आपको। दूसरा भाग है पाचन तंत्र का, पाचक ग्रंथियां। इनके बारे में थोड़ा सा लेके चलता हूं आपको शॉर्ट। इसमें आप कहेंगे कि आहार नाल से तीन पाचक ग्रंथियां जुड़ी होती है। नंबर एक, लार ग्रंथि। पहली लार ग्रंथि, तो इसमें आप ये कहोगे लार ग्रंथि तीन ग्रंथियों से मिलकर बनी है। कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजिह्वा, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजिह्वा और अधोजंभ।
अधोजंब। ये 3 ग्रंथि है। ये कर्णपुर ग्रंथि गाल में पाई जाती है, अधोजिह्वा जीभ के नीचे पाई जाती है, अधोजंब जबड़े में पाई जाती है। और ये तीनों ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार। क्या निकलती है? तीनों ग्रंथियों से लार। और इस लार में होता है एमिलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसमें? ये जो लार होती है इसमें ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करती है और ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये किसमें है? यहां एंजाइम होता है एमिलेज, और एमिलेज का ही नाम है टाइलिन। ठीक है, और ये कहां होता है? लार में। दूसरी ग्रंथि है यकृत, और यकृत ग्रंथि को कहते हैं लीवर। तो यह ग्रंथि पाई कहां जाती है? आमाशय कंप्लीट होने के बाद जहां से छोटी आंत प्रारंभ होती है, छोटी आंत, अब छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और डेलियम। क्योंकि हमारी जो आहार नाल है मुंह से स्टार्ट होकर गुदा तक 10 मीटर लंबी आहार नाल है। अब दिमाग में आता है 10 मीटर मतलब 30 फीट आहार नाल। आप जो भी भोजन खाते हो वो 30 फीट की नली से गुजरता है, सोचो। इसलिए अच्छा खाया करो। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा मन होगा और उतना ही अच्छा आपके अंदर बॉडी में खून बनेगा और उससे मांस बनेगा। ध्यान रखना। मैं आपको पतला दुबला दिख रहा हूं ना, इसका कारण क्या है? अपने आप तो हुआ नहीं, कुछ तो डाला होगा पेट्रोल डीजल, और वो कैसा डाला होगा? जैसा दिख भी रहा हूं। जो जैसा डालेगा वैसा दिखेगा। हाँ, आपको कमजोर दिख रहा हूंगा, बिल्कुल पतला। ध्यान से देखो, चश्मा लगा के देखना। वजन 40 किलो ये मेरा, ठीक है ना। लेकिन ये पाचन तंत्र की बात कर रहा हूं मैं, खाने पीने की बात कर रहा हूं। सुबह रोजाना 2 बादाम खाया करो, लेकिन वो रात को भिजाने के बाद, सूखी नहीं, वो मूंगफली नहीं है। बादाम से दिमाग नहीं बढ़ता, ये नहीं कह रहा हूं मैं। बादाम से दिमाग नहीं बढ़ता, दिमाग पढ़ने से बढ़ता है, खाने पीने से नहीं बढ़ता। ठीक है, लेकिन मौसम की बात कर रहा हूं इसलिए। बादाम 2 से ज्यादा नहीं रोजाना। दाख आप 4 खा सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीज खूब खाओ, बुरी चीज जितनी भी है वो हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बुरी चीज जितनी भी है उससे फायदा सरकार को, दुनिया को, हमें नहीं। जैसे जो लोग, आपने सुना होगा, मैं तो कहना बुरा लगता है मुझे, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा, ये सब लोग खाते हैं। तो खाने से फायदा किसको है? सरकार को, दुकानदार को। और हानि किसको है? खाने वाले को। आर्थिक हानि, मानसिक हानि, सामाजिक हानि, हर तरह से हानि है उसको, हर तरह से। फिर भी वो खाता है। पुड़िया पे लिखा है इसको खाने से कर्क रोग होता है, लेकिन फिर भी वो खाता है। पता है सबको, और सबको पता है वैक्सीन लगवाने से कोरोना से बचते हैं, लेकिन उस पर वहम है। पुड़िया पे लिखा है कि इससे खाने से ही होता है, फिर भी खाते हैं। और वहां आप कह रहे हैं कि नहीं लगवाओ, अच्छी चीज है, नहीं इससे तो मर जाएंगे। तो ये दोगलापन होता है बेटा। ये सब समझने वालों के लिए। जो अच्छी चीजें लगे वो खाओ, दूध पियो खूब, जूस पियो खूब। कोल्ड ड्रिंक की कभी बात नहीं करूंगा पीने की, कि वो इतनी अच्छी चीज नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? 3 तरह के अम्ल होते हैं, लेड धातु होती है उसमें, कैफीन होती है उसमें। आपको मैं नाम गिना दूं, 8-10 चीजें ऐसी है, यदि डिटेल उसका समझ लो, आप जिंदगी में कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। है क्या उसके अंदर? पीने का कुछ है ही नहीं। क्लीनर होता है वो तो। आप फर्श साफ कीजिए आप कोल्ड ड्रिंक से, टाइल साफ कीजिए, आपकी सीट, गटर की सीट साफ कीजिए, क्लीन हो जाएगी बिल्कुल। हर पैक का काम करेगी। करके देखो आप, थोड़ा सा करके देख लें। नहीं करेंगे आप तो पिएंगे पहले उसको, है ना, बेकार थोड़ी होने देंगे। नहीं बेटा, यूज करके देखना। उसमें होता है फास्फोरिक एसिड, जो लोहे को गला देता है। हमारी बॉडी क्या है, जो नियमित रूप से पीता है उनकी अस्थियां जो है वो भंगुर हो जाती है। आर्थोपोरोसिस रोग होता है उनको निश्चित आगे जाकर। फिर सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही, जोड़ों का दर्द हो रहा है, विभिन्न प्रकार की। तो बेटा पढ़ाई का मतलब ये नहीं किताबी ज्ञान। पढ़ाई का मतलब बहुत सारी चीजें हमें हमारे जीवन के लिए भी सीखनी है। पढ़ाई का मतलब नहीं होता आपने किताब पढ़ी, प्रश्नोत्तर याद कर लिए, आंसर दे दिए, हमें ज्ञान मिल गया। नहीं, हमें व्यवहारिक जीवन के बहुत सारे ज्ञान पढ़ाई से मिलते हैं, और लेना भी चाहिए। कहते हैं ना, शेरनी का दूध जो जितना पिएगा इतना दहाड़ेगा, जितना पिएगा इतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है बेटा। जिसने इसको जितना पिया हो, इसको जितना घोटा है शिक्षा को, वो उतना ही दहाड़ना सीख जाता है। ये ध्यान रखना जीवन में।
और जिसके पास जितनी शिक्षा होगी वो इतना ही दहाड़ेगा, और नहीं होगी तो क्या दहाड़ेगा। आप देखो उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देख लो, आपको बहुत सारे लोग अच्छे पढ़े लिखे मिल जाएंगे लेकिन 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे। 2 मिनट, यदि 5 आदमी बैठे हैं और वहां कोई टॉपिक दे दिया कि इस पर आपको बोलना है तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने केवल अपनी शिक्षा कैसी प्राप्त की है समझ जाओ आप। उन्होंने क्वेश्चन आंसर रट लिए, एग्जाम दे दी, पास हो गए, मार्कशीट आ गई, लेकिन वो शिक्षा कोई काम की नहीं है। शिक्षा काम की है जब आप उसको काम लेते हो। नहीं, क्या काम आती है? 1 से 9 तक की गिनती, छोटे मोटे जोड़, गुणा, भाग। गणित आपकी आगे यदि आप उसको यूज में लेंगे, क्या काम की? आपने गुणनखंड सीख लिए, आगे आपने काम नहीं लिए, क्या काम की गुणनखंड? ट्रिग्नोमेट्री क्या काम की? व्यवहारिक जीवन में काम ही नहीं उनका। लेकिन जो जिस फील्ड में जाता है उसको उसका नॉलेज मिलता है। तो यकृत जो है लीवर है, लीवर के अंदर पित्त रस स्त्रावित होता है। क्या स्त्रावित होता है? पित्त रस, और ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अब इसका काम क्या है कि जो हम वसा लेते हैं, तेल, घी, इस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम पित्तरस के द्वारा होता है। और पित्तरस जब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है तो वसा, फिर एंजाइम काम करेगा यहां पर लाइपेज, और ये लाइपेज वसा को वसीय अम्ल पस गिल्सरॉल में तोड़ने का काम करता है। वसा को लाइपेज वसीयम गिल्सरॉल में तोड़ने का काम करता है। इससे तेल घी खाओ लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कम, क्योंकि शरीर में एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है वसा। खानी चाहिए लेकिन कम मात्रा में, ज्यादा नहीं। एक और देखिएगा, अब ऐसे यकृत की बात करूं, यकृत एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, लेकिन आपके छोटा सा। यकृत के बहुत सारे कार्य, मुख्य कार्य यकृत से पित्तरस स्रावित होता है, जो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है। अब वसा के अंदर तो बहुत सारी यकृत पालिकाएं पाई जाती है। यकृत के अंदर बहुत सारी यकृत पालिकाएं हैं। उन यकृत पालिकाओं से जो वाइल जूस है पित्तरस से वो स्रावित होता है, और इसका वजन होता है, बता देता हूं आपको, 1.5 kg, यानी 1.5 किलो वजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छी एग्जाम में आता है, अच्छी बड़ी एग्जाम में आता है। लीवर का वजन क्या है? 1.5 किलो, 1.5 kg। तीसरी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय, और ये हमारे शरीर की वर्तमान में देखें बहुत अच्छी ग्रंथि है, क्योंकि डायबिटीज का संबंध इसी ग्रंथि से। इस ग्रंथि ने काम करना कम कर दिया, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कम हो गए तो डायबिटीज हो जाती है। और बेटा डायबिटीज मतलब शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलिटस, शुगर करो। अब ये नहीं मीठा खाने से शुगर होता है, बिल्कुल गलत, ये धारणा हटा देना। जो मीठा बिल्कुल नहीं खाते उनको डायबिटीज ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना। मीठा खाओ, खूब काम करो, डायबिटीज नहीं होगी। और आप मीठा बिल्कुल नहीं खाओ, पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे, डायबिटीज हो जाती है। लेकिन अभी नहीं, आजकल तो ऐसा 20 साल से कम उम्र वाले को डायबिटीज होने लग गई, जबकि 40 से ऊपर होने पर होनी चाहिए। जिनमें यानी लचीलापन नहीं है, योग व्यायाम नहीं करते, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड हो जाता है, तब ऐसा डिसऑर्डर हो जाता है। अग्नाशय जो ग्रंथि है छोटी आंत के नीचे स्थित है। जो छोटी आंत का भाग एक ग्रहणी से जुड़ी होती है, 6 से 9 इंच की लंबाई है। अब इस अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेरोन, आप तो 2 हार्मोन याद रख लो, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इसमें भी इंसुलिन याद रखो कि अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियमन रखता है। इंसुलिन की कमी हो जाने पर इंसुलिन की कमी हो जाने पर ग्लूकोज का नियमन नहीं हो पाता, ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर स्रावित होता है, जिसे डायबिटीज मेलिटस रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी ग्रंथियों की। तो पाचक ग्रंथियां खत्म, आहार नाल के भाग खत्म, पाचन तंत्र संबंधी पूरा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं श्वसन की बात करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पे पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, थैंक्स। हो गया।